गर्मी में तीन बहू का हरी सब्जियों का अचार। पायल बहू, ओ पायल बहू, जरा हॉल में आना। आई दादी जी। सरस्वती की आवाज सुनकर पायल अपने रूम से हॉल में आती है। दादी जी आपने बुलाया? हाँ पोता बहू, तू मेरे साथ कुल देवी के मंदिर चल। दादी जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं आपके साथ मंदिर नहीं जा पाऊंगी। आप एक काम कीजिए ना, काजल को अपने साथ ले जाइए। पायल बहाना बनाकर वापस कमरे में चली जाती है, जिसके बाद सरस्वती काजल को आवाज लगाती है। काजल बहू, तुम कहाँ हो? मेरे पास आना। दादी जी मैं तो किचन में हूँ, अपनी ब्लैक कॉफी बना रही हूँ। बहू तू ब्लैक कॉफी छोड़ और मेरे पास आ। दादी सास का बुलावा सुनकर काजल भी अपना काम छोड़कर सरस्वती के पास आती है। पोता बहू तुम्हारी तबीयत तो ठीक ही लग रही है, आज तुम मेरे साथ कुलदेवी के मंदिर चलोगी। आज कुलदेवी के मंदिर में बहुत बड़ा पूजा है। सॉरी दादी, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकती। आज मेरा पार्लर में अपॉइंटमेंट है। आज मुझे फेशियल, हेयर स्पा, नेल्स काफी कुछ करवाना है। आप एक काम क्यों नहीं करती, आप रजनी को अपने साथ ले जाइए। काजल की बात सुनकर सरस्वती का मुंह बन जाता है, क्योंकि काजल से पहले पायल ने भी उसके सामने बहाना मारा था। ठीक है, तू रजनी बहू को मेरे पास भेज। काजल भी बहाना देकर चली जाती है और रजनी को सरस्वती के पास भेज देती है। दादी जी आपने बुलाया था क्या मुझे? जेठानी जी बोल रही थी। हाँ पोता बहू, मैंने तुझे बुलाया था, लेकिन तू ये बता कि आज तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ दादी जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप ऐसे क्यों बोल रही है? अच्छा तो तुझे पार्लर तो नहीं जाना है? नहीं, मैं तो संडे को ही पार्लर गई थी। कोई बात है क्या दादी जी? साफ साफ कहिए ना। पायल बहू आज कुलदेवी के मंदिर में बहुत बड़ी पूजा है, तू चल मेरे साथ। सॉरी दादी जी मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे आज बबलू के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना है। ठीक है बहू तू जा। सरस्वती के कहने पर रजनी भी कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में जाने के बाद शायद दादी जी ने पहले दोनों जेठानियों को अपने साथ कुलदेवी के मंदिर जाने के लिए पूछा था, लेकिन दोनों ने बहाना मार दिया। अब जब मेरी दोनों जेठानी नहीं जा रही तो मैं क्यों जाऊं उनके साथ। सरस्वती की तीनों बहू एक दूसरे से बहुत जलती हैं। उन्हें कोई भी काम बोलो तो वो ऐसे ही बहाना मार देती थी। एक तरफ तीनों बहू बहाना मारकर अपने कमरे में चली जाती हैं, तो वहीं सरस्वती उदास होकर सोफे पर बैठी थी। तभी ललिता उसके पास आती है। क्या हुआ माँ जी, आप उदास क्यों लग रही हैं? मैंने तीनों बहू को कुलदेवी मंदिर जाने के लिए कहा, लेकिन तीनों ने मना कर दिया। अरे माँ जी आप तो जानती हैं कि ये तीनों कैसी हैं। वो आपके साथ मंदिर नहीं जाएगी। उन तीनों को छोड़िए, मैं आपके साथ मंदिर चलती हूँ। क्या तू सच बोल रही है? हाँ माँ जी चलिए ना, मैं चलती हूँ आपके साथ। सरस्वती ललिता के साथ कुलदेवी के मंदिर आ जाती हैं और मंदिर में पूजा करके लोगों को भोग खिलाकर दोनों घर वापस आने के लिए गाड़ी में बैठती हैं। ललिता मैं तुम्हारी तीनों बहुओं से तंग आ चुकी हूँ। ये तीनों हमेशा एक दूसरे से लड़ती रहती है और एक दूसरे से ऊपर दिखने की कोशिश करती है। आपने बिल्कुल सही कहा माँ जी, मेरी तीनों बहू एक दूसरे से बिल्लियों की तरह लड़ती है। मैं तो तंग खुद आ चुकी हूँ इन तीनों से। मुझे तो समझ नहीं आता कि इनका क्या होगा। आपको गोपाल की शादी याद है? अरे बहू मैं कैसे भूल सकती हूँ गोपाल की शादी। तीनों पोता बहू ने गोपाल की शादी में मेरी जो बेइज्जती करवाई थी, उसके बाद तो मुझे आज भी शादियों में जाने से डर लगता है। हाँ माँ जी, गोपाल की शादी में इन्होंने पूरे खानदान के सामने हमारी नाक कटवा दी थी। भाई साहब आपने इतने प्यार से हमें गोपाल की शादी में बुलाया है, हम जरूर आएंगे। हाँ जी बहन जी बिल्कुल। अब हम लोग चलते हैं, आप लोग से सीधे शादी में मुलाकात होगी। घनश्याम अपने बेटे गोपाल के शादी का कार्ड देकर चला जाता है। गोपाल के चले जाने के बाद रजनी कार्ड को खोलकर देखती है। तभी पायल उसके पास आती है और उसके हाथ से शादी का कार्ड ले लेती है। मैं घर की बड़ी बहू हूँ, शादी का कार्ड सबसे पहले मैं देखूंगी। लेकिन कार्ड को खोला तो मैंने ही था। फिर काजल आकर कार्ड ले लेती है। तीनों बहू कार्ड देखने के लिए झगड़ने लगती हैं। ललिता उनके पास आती है और उन्हें डांटती है। तुम तीनों क्या कर रही हो? ऐसे भला कोई लड़ता है क्या? गोपाल की शादी 2 महीने बाद है। ओह माय गॉड, क्या कहा आपने? 2 महीने बाद है? मुझे तो आज ही पार्लर में अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। हाँ जेठानी जी आप पार्लर का अपॉइंटमेंट ले लीजिए, वैसे भी आपको बहुत जरूरत है। रजनी तुम इतना क्यों हंस रही हो? मुझे सब पता है, तुम कल ही ब्यूटिशियन को घर बुला लोगी अपने चेहरे की टैनिंग दूर करने के लिए। एक दूसरे की टांग खिंचाई करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और शादी का दिन नजदीक आ जाता है। एक दिन ललिता अपने तीनों बहू के साथ हॉल में बैठकर चाय पी रही थी। तब तुम तीनों को याद है ना, कुछ दिनों में गोपाल की शादी है। आज हम लोग शॉपिंग जाने वाले हैं, तो तुम लोगों को अपने कपड़े जो लेने हैं ले लेना। मैं तो मनीष मल्होत्रा का लहंगा ही लूंगी। जेठानी जी आपका टेस्ट ओल्ड फैशन ही रहेगा, मैं तो बनारसी सिल्क लूंगी। इस बार काफी चल रहा है, मैंने इंस्टाग्राम में देखा है।
आप दोनों से अच्छी ड्रेस तो मेरी होने वाली है, आप लोग बस देखते रहिएगा। तीनों बहू अपनी सास ललिता के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती हैं। ललिता अपनी बहुओं को लेकर एक बड़े से कपड़े की दुकान में जाती है। दुकान में जाने के बाद मैं तो आज किसी भी कीमत में इन दोनों जेठानियों से सस्ता कपड़ा नहीं लेने वाली, मेरा कपड़ा सबसे महंगा होगा। ललिता की तीनों बहू दुकान वाले को महंगे महंगे कपड़े निकालने के लिए कहती हैं। तीनों कपड़े खरीदने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करने लगती हैं और एक दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में महंगे महंगे कपड़े ले लेती हैं। मैंने तो सोचा था तीनों बहुएं 10,000 रुपए के कपड़े ले लेंगी, लेकिन इन तीनों के कपड़ों का बिल ही 1 लाख से ऊपर है। कपड़े खरीदने में इन तीनों ने इतना नाटक किया है, पता नहीं शादी में क्या ही तमाशा करेगी। ललिता अपने लिए भी साड़ी खरीद कर घर आ जाती है। ऐसे दिन गुजरते हैं और देखते ही देखते गोपाल की शादी का दिन आ जाता है। गोपाल की शादी वाले दिन तीनों बहू सुबह से गायब थी। शादी को शाम में जाने के लिए तैयार ललिता। हम लोग शादी में जाने के लिए तैयार हैं और इन तीनों बहुओं का कोई अता पता नहीं है। अरे भगवान, इन तीनों को छोड़ो। इन्होंने मुझे कॉल किया था और वो बोल रही थी कि तीनों सीधे शादी में पहुंचेंगी। जब यही बात थी तो वो लोग मुझे पहले ही नहीं बता सकती थी। हम लोग कितनी देर से इंतजार कर रहे थे। ललिता अपने परिवार वालों के साथ सीधे गोपाल की शादी में आ जाती है। ललिता के आने के थोड़ी देर बाद उसकी तीनों बहू पार्लर से तैयार होकर शादी में आती हैं। तीनों ने बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ था। ललिता आंटी की तीनों बहू कितना ज्यादा तैयार होकर आई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सारा लाइमलाइट ये लोग ही ले लेंगी। आजकल गेस्ट ना दुल्हन से भी ज्यादा तैयार होकर आते हैं। पता नहीं लोगों को शर्म क्यों नहीं आती दूसरों का इतना बड़ा मोमेंट खराब करते हुए। क्या ललिता, तुम्हारी तीनों बहुएं इतना तैयार होकर आई है कि उन्हें देखकर समझ नहीं आ रहा कि असली दुल्हन कौन है। ललिता की तीनों बहू को देखकर गोपाल के होने वाली वाइफ का चेहरा भी लटक जाता है। सरस्वती और ललिता दोनों को गोपाल के होने वाली वाइफ के लिए बुरा लगता है। सरस्वती और ललिता अपनी बहू को समझाने जा रही थी कि तभी घनश्याम गुस्से में उनके पास आता है। ललिता जी, आपकी तीनों बहुओं को देखकर लोग बातें बना रहे हैं। दुल्हन और उसमें कोई अंतर ही नहीं दिख रहा है। आप उन्हें कुछ समझाइए। घनश्याम की बातें सुनकर ललिता और सरस्वती दोनों को बहुत बुरा लगता है। ललिता की तीनों बहू शादी में एंजॉय कर रही थी और अपनी सेल्फी ले रही थी। काजल, पायल, रजनी, तीनों यहाँ आओ, हमें घर जाना है। ललिता पूरे अपने परिवार को लेकर घर आ जाती है। तुम लोगों की वजह से मेरी आज बहुत बेइज्जती हुई है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती ब्राइड जैसा तैयार होते हुए? एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में तुम लोग इतना नीचे गिर गए कि किसी और का सबसे स्पेशल दिन खराब कर दिया। ललिता तीनों बहू से बहुत गुस्सा थी, इसीलिए वो तीनों बहू की बहुत क्लास लगाती है। मैं तो अपने तीनों बहुओं से तंग आ चुकी हूँ। अगर ऐसा ही रहा ना तो पता नहीं मेरे बुढ़ापे में क्या होगा। मुझे सब सोचकर चिंता होती है। बहू, तू चिंता मत कर, अभी तेरी सास जिंदा है। मैं ही तेरे तीनों बहू को सीधा करूंगी। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। कैसा आइडिया माँ जी? मेरी तीनों बहुओं पर कोई आइडिया असर नहीं करता है। तीनों मोटी चमड़ी की है, कितना भी कुछ बोल लो। मजाल है वो मेरी बात सुन ले। ललिता, आइडिया तो तुझे घर जाने के बाद ही पता चलेगा और ज्यादा परेशान मत हो, सास पर भरोसा रख। इतना कहकर सरस्वती चुप हो जाती है। तभी ललिता ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर, घर पहुंचने में और कितना टाइम लगेगा? मुझे बहुत गर्मी लग रही है और ये गाड़ी का एसी काम क्यों नहीं कर रहा है? वो मालकिन 2-3 दिन से काम नहीं कर रहा है। मैंने मालिक से इस बारे में बात की थी तो उन्होंने कहा कि संडे को मैं गाड़ी सर्विस सेंटर ले जाऊं। अच्छा ठीक है। माँ जी, आपको तो बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है। हाँ बहू, गर्मी बहुत ज्यादा है ना, घर जाकर ठंडी ठंडी लस्सी पीऊंगी। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों सास बहू घर पहुंच जाती हैं। घर पहुंचने के बाद ललिता नौकर से बोलकर 2 गिलास लस्सी बनवाती है और दोनों मजे से लस्सी पीती हैं। ऐसे दिन गुजरते हैं और एक दिन दादी सास सरस्वती तीनों बहू को अपने कमरे में बुलाती हैं। काजल, पायल, रजनी, अभी के अभी मेरे कमरे में आओ। पायल, काजल और रजनी तीनों किचन में काम कर रही थी। तभी उन्हें दादी सास की आवाज आती है। पता नहीं दादी जी क्यों बुला रही है, फिर शायद कहीं चलने के लिए बोलेंगी। पता नहीं इस बुढ़िया के पैर घर में टिकते क्यों नहीं, इतनी गर्मी में भी क्या इन्हें बाहर जाना है। ये सब सोचते हुए तीनों बहू सरस्वती के कमरे में आती हैं। पोता बहू, आज तुम तीनों को मुझे एक जरूरी बात बतानी है। क्या बात है दादी जी, साफ साफ बोलिए ना। बहू, मेरे पति की एक वसीयत है। वसीयत का नाम सुनकर तीनों बहू के कान खड़े हो जाते हैं। वसीयत? कैसी वसीयत दादी जी, बताइए। बहू, तुम्हारे दादा ससुर की वसीयत में उन्होंने एक 3 मंजिला कोठी के बारे में बताया। वो कोठी उन्होंने अपने पोतों के नाम कर दिया है। अगर ऐसी बात है दादी जी, तो हम लोग उस कोठी में जाकर क्यों नहीं रहते हैं? हम लोग इस 2 मंजिल वाले घर में क्यों रह रहे हैं? दादी जी बताइए ना, वो कोठी कैसी है?
बेटा, हमारी 3 मंजिला कोठी है। हम लोग वहाँ इसलिए नहीं रहते क्योंकि अभी उस पर हमारा अधिकार नहीं है। क्या मतलब है आपका? कोठी हमारी है और उसमें हमारा अधिकार नहीं है तो किसका होगा? पोता बहू, मेरे कहने का मतलब यह है कि वसीयत में लिखा है कि जब तक मेरे तीनों पोता बहू यानी तुम तीनों एक चैलेंज पूरा नहीं कर लेती तब तक कोठी तुम लोगों को नहीं मिलेगी और तब तक कोई भी कोठी में जाकर नहीं रह सकता। चैलेंज? कैसे चैलेंज दादी जी, बताइए ना। रहने दो पोता बहू, तुम लोग चैलेंज पूरा नहीं कर पाओगी। अरे दादी जी, आप बताइए ना, हम लोग चैलेंज पूरा कर पाएंगे या नहीं, वो तो बात की बात है। काजल की बात सुनकर सरस्वती मुस्कुरा देती है। पोता बहू, तुम्हारे दादा ससुर जी ने वसीयत में कहा है कि हमारी पुश्तैनी कोठी उस बहू को मिलेगी जो गांव जाकर गांव के तौर तरीके सीख कर वहाँ खेती बाड़ी करके अपने पैर पर खड़ा हो जाएगी। लेकिन तुम तीनों तो शहर की रहने वाली हो और मुझे पता है तुम लोग ये नहीं कर पाओगी, इसलिए रहने दो। सरस्वती की बात सुनकर पायल कहती है, दादी जी, इन दोनों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आप कैसे कह सकती है कि मैं ये चैलेंज पूरा नहीं कर सकती? 3 मंजिला कोठी के बारे में सुनकर तीनों बहू के मन में लालच आ गया था और तीनों कोठी लेना चाहती थी। दादी जी, आपको तो पता है मेरा मायका गांव जैसा है, मुझे गांव में रहने की आदत है। मुझे लगता है मैं चैलेंज आराम से पूरा कर लूंगी। दादी जी, क्या आप मुझे कम समझती है? मुझे चैलेंज मंजूर है, मैं गांव जाकर अकेले सब संभाल लूंगी। इस तरह तीनों बहू कोठी के लालच में गांव जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। सरस्वती से बात करने के बाद तीनों अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। मैं गांव जाकर अलग तरह से खेती बाड़ी करूंगी और गांव में उपले बेचकर पैसे कमाऊंगी। आखिर कोठी के बारे में दादी जी ने पहले क्यों नहीं बताया? अगर उन्होंने मुझे ये बात पहले बताई होती तो मैं गांव जाकर अब तक ये चैलेंज जीत भी चुकी होती। मेरी दोनों जेठानी तो जानती नहीं है कि गांव में रहना कितना मुश्किल होता है, लेकिन मैं तो गांव से हूँ, मैं तो आराम से सब कुछ कर लूंगी और फिर दादा ससुर की कोठी तो मेरे ही नाम हो जाएगी। काजल पायल राजनीति में सोच रही थी कि कोठी उन्हें ही मिलेगी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। तीनों बहुएं गांव जाने के लिए पैकिंग करने लगती हैं। बहू, तुम लोग बेकार में गांव जा रही हो, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग मेरे ससुर जी की चैलेंज को पूरा कर पाओगी। माँ जी, अगर ऐसी बात है तो हम लोग आपको गलत साबित कर देंगे। तुम लोग जितना सोच रही हो ये उतना आसान नहीं होने वाला है। हमारे गांव में 3 छोटी छोटी झोपड़ी है, तुम तीनों को झोपड़ी में रहना पड़ेगा। माँ जी, अब जब हमने तय कर लिया है तो अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब हम तो गांव जाएंगे और चैलेंज जीत कर आएंगे। इस तरह बहू की थोड़ी अपनी सास से भी अनबन हो जाती है। फिर देखते ही देखते गांव जाने का दिन आ जाता है और तीनों बहू शहर से गांव आ जाती हैं। गांव आने के बाद तीनों देखती हैं कि गांव में उनके रहने के लिए 3 बहुत ही छोटी छोटी झोपड़ी हैं। क्या हम तीनों को यहाँ रहना पड़ेगा? क्या हुआ दीदी, हवा निकल गई? आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि गांव में आप आराम से रह लोगी, अब क्या हुआ? रजनी, तुम ज्यादा मत बोलो, समझी ना? मैं तुम्हारी तरह गांव की रहने वाली नहीं हूँ। क्या आप दोनों यहाँ खड़े खड़े ही बातें करते रहोगे? देखो ना, सूरज कितना चमक रहा है। इतनी गर्मी में आप दोनों ही धूप में खड़े रहिए, मैं तो चली अपनी झोपड़ी में। इतना कहकर काजल सीधे अपने झोपड़ी में चली जाती है। फिर उसके पीछे पीछे पायल और रजनी भी अपने अपने झोपड़ी में चली जाती हैं। झोपड़ी में जाने के बाद मैंने तो इन लोगों को आराम से कह दिया कि मैं गांव से हूँ और आराम से सब कुछ संभालूंगी, लेकिन अपने मायके में भी कहाँ कुछ करती थी, सब कुछ तो मेरे घर वाले ही करते थे। पहले दिन तो तीनों बहू कुछ नहीं कहती। वो तीनों शहर से गांव आने की वजह से बहुत ज्यादा थक गई थी। वो शहर से लाया खाना खाती हैं और फिर झोपड़ी में बिस्तर लगाकर सो जाती हैं। अगले दिन काजल जोरों की चीख मारती है, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया है? ये इतने लाल लाल और फूले फूले क्यों है? मेरे चेहरा तो किसी कद्दू जैसा लग रहा है। काजल की बात सुनकर पायल और रजनी दोनों हंसने लगती हैं। काजल दीदी, कल क्या आपने सोने से पहले खिड़की बंद नहीं की थी? नहीं, क्यों? काजल दीदी, आपको मच्छरों ने काटा है। गांव में मच्छर बड़े खतरनाक होते हैं, तो अगली बार से खिड़की बंद करके ही सोना, और हाँ, सोते वक्त ऑडोमोस जरूर लगा लेना। गांव में आज तीनों बहू की पहली सुबह थी और सुबह की शुरुआत बड़ी अजीब तरह से हुई थी। माँ जी ने हम तीनों को यहाँ खेती बाड़ी करने के लिए भेजा है और हम तीनों में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे है, तो सबसे पहले मैं खेत जोतने का काम करती हूँ। अच्छा, जरा मैं भी तो जानूं क्या करने वाली हो तुम। मैं बैल से पूरा खेत जोतूंगी। ऐसी बातें हैं तो ठीक है, तुम कोशिश कर लो। रजनी जोश जोश में बैल के पास जाती है, लेकिन जैसे वो बैल की खूंटे की रस्सी खोलती है, बैल बेकाबू हो जाता है और यहाँ वहां कूदने लगता है। खेत जोतने की जगह बैल पूरा खेत खराब कर देता है, जिसे देखकर पायल और काजल दोनों रजनी पर दाना पानी लेकर चढ़ जाती हैं। तुमने तो बड़ा बोला था कि तुम आसानी से खेती बाड़ी कर लोगी, तुम्हें सब कुछ आता है, अब क्या हो गया? वो सब तो मुझे पहले आता था, लेकिन जब से मैं शादी करके ससुराल आई हूँ तब से ये सब करना तो पीछे छूट गया है ना।
और ये बैल मुझे जानता भी नहीं है, इसलिए वो मेरे हाथ से रस्सी छीन कर भाग गया। छोड़ो रजनी, तुमसे नहीं होगा, अब मैं जा रही हूँ खेती करने। हाँ हाँ, तुम भी कोशिश करके देख लो, लेकिन मुझे पता है तुमसे भी कुछ नहीं होने वाला है। पायल दीदी, काम शुरू करने से पहले ही ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। काजल खेत में जाती है और थोड़ा थोड़ा करके गड्ढा भी खोदती है, लेकिन सूरज आसमान में चमक रहा था, जिस वजह से काजल को गर्मी लगने लगती है और उसके चेहरे से पसीना गिरने लगता है। पसीने से लथपथ होने के बाद इस खेती बाड़ी में तो मेरे नेल्स खराब हो रहे हैं और कितनी धूप लग रही है, मैं तो आज ही काली हो जाऊंगी। ये सब सोचकर काजल सारा सामान खेत में ही फेंक कर वापस झोपड़ी में आ जाती है। पायल और रजनी अपनी अपनी झोपड़ी के बाहर आकर काजल को देख रही थी। काजल को धूप से बचता देखकर पायल और रजनी दोनों उस पर हंसने लगती हैं। खेती बाड़ी करना तुम दोनों के बस की नहीं है, तुम लोग यहाँ खड़े रहो और देखो मैं खेती कैसे करती हूँ। पायल खाद समझ के खेत में छिड़कने वाला रसायन ले जाकर पूरे खेत में छिड़क देती है। मैंने मिट्टी में खाद डाल दिया है, इससे मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी और फिर हम इसमें आराम से खेती कर पाएंगे। इस तरह खेती करने की कोशिश करते हुए इन लोगों का एक और दिन निकल जाता है। अगले दिन दोनों बहू जब सुबह उठती हैं और अपने खेत को देखती हैं तो खेत काफी सूखी हुई थी। पायल दीदी, क्या हुआ? आप तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाली थी ना, मुझे तो लग रहा है कि आपने खेत खराब कर दिया है। रजनी, तुम ज्यादा मत बोलो, समझी? आप दोनों की वजह से खेत खराब हुआ है, अब हम लोग क्या करेंगे? इस तरह तीन बहू खेत खराब करने के लिए एक दूसरे पर इल्जाम डालने लगती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, तीनों खेती करने की कोशिश करती, लेकिन उनके खेत खराब हो जाता था, जिस सबसे परेशान होकर एक दिन काजल कहती है, अब और नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं कल शहर जा रही हूँ। देखो, तुम ऐसे ही शहर नहीं जा सकती हो, क्योंकि दादी जी ने साफ कहा था कि 3 महीने से पहले अगर हम में से कोई शहर गया तो चैलेंज जैसे वक्त खत्म हो जाएगा। पायल दीदी, क्या आपको सच में लगता है कि इस तरीके से अगर हम लोग लड़ते रहे और खेत को खराब करते रहे तो क्या हम सच में चैलेंज जीत पाएंगे? काजल की बात सुनकर कोई कुछ नहीं कहता। तीनों बहू काजल के झोपड़ी में बैठी थी। रजनी अपने दोनों जेठानी और खुद के लिए चाय बनाकर लाती है। चाय की चुस्की लेने के बाद मुझे लगता है काजल बिल्कुल सही कह रही है, अगर हम लोग इसी तरह लड़ते रहे तो कोई भी चैलेंज जीत नहीं पाएगा। अगर हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो हमें साथ मिलकर ही खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। मुझे लगता है दीदी आप सही कह रही हैं, खेती करना उतना भी आसान नहीं है। मुझे लगता है अब हम तीनों को एक दूसरे की टांग खिंचाई बंद करके एक साथ ही काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि खेती बाड़ी होती कैसे है। हम लोग YouTube पर देख सकते हैं। काजल की बात मानकर तीनों बहू अपने अपने फोन में खेती करने के तरीके देखती हैं और फिर अगले दिन से फोन में बताए तरीके से खेती करना शुरू कर देती हैं। रजनी हल से खेत की जुताई करती है, काजल खेतों में बीज बोती है और पायल खेत में पानी डालती है। इस बार तो हमने सही तरीके से खेती की है, मुझे लगता है हमारी हरी सब्जियां जल्दी उग जाएंगी। पायल, काजल, रजनी तीनों मिलकर अब अपने खेत की अच्छे से देखभाल करती हैं, जिससे कुछ दिन बाद उनके खेत में लौकी, तोरई, गाजर, मूली, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू सब उग जाते हैं। अरे वाह, हमारे खेत में सब्जी उग गई है। काम करते हैं, आज हम लोग अपनी लगाई हुई सब्जियां ही बनाकर खाते हैं। अब तीनों बहू अपनी अलग अलग झोपड़ी में खाना बनाने की जगह एक साथ पायल की झोपड़ी में खाना बनाने लगती। तीनों बहू सब्जियां तोड़कर लाती और पायल की झोपड़ी में सब्जियों से बहुत दिन बाद अच्छा खाना बनाती हैं। सब्जियां तो बहुत टेस्टी लग रही हैं, हमारी मेहनत रंग लाई है। तीनों बहू खाना पीना करती हैं और ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन रजनी देखती है कि उनकी सब्जियां घर में रखी रखी खराब हो रही हैं। ये सब्जियां तो खराब हो रही हैं, क्यों ना हम इन सब्जियों का अचार बना ले। वैसे भी गर्मी के दिनों में खाने के साथ अगर कुछ ना हो तो सिर्फ अचार ही मिल जाए तो खाने का स्वाद बढ़ जाता है। दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वैसे भी हम तीनों बहू अचार बनाने में तो मास्टर हैं। आपको याद है पिछले साल मैंने आम का अचार, नींबू का अचार और कटहल मिर्ची का अचार कितना अच्छा बनाया था? तो चलो हम लोग अचार बनाते हैं। तीनों बहू मिलकर अपनी खराब हुई सब्जियों में से अच्छी सब्जियों को अलग करती हैं। उसके बाद रजनी गाजर, फूल गोभी, हरी मिर्च, बीन्स सबको अच्छे से धो लेती है और फिर अदरक लहसुन का छिलका उतार कर सारी सब्जियों को थोड़ा थोड़ा बड़ा काट लेती है। अरे वाह रजनी, तुमने तो बहुत ही अच्छे तरीके से सब्जियों को काटा है। अब मैं काम करती हूँ, अचार का मसाला तैयार कर लेती हूँ। काजल राई, सौंफ, मेथी दाना को भूनकर पीसती और उसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 चुटकी हींग और 2-3 बड़े चम्मच नींबू का रस डालती है। पायल दीदी, अचार का मसाला भी तैयार है और रजनी ने सब्जियों को धूप में भी अच्छे से सुखा दिया है। अब आप अपना कमाल दिखाइए। काजल की बात सुनकर पायल और रजनी दोनों हंस देती हैं। पायल लोहे की कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करती है और फिर सब्जियों में पिसे हुए मसालों को मिक्स करती है। सरसों तेल को गरम करने के बाद दीदी, क्या आप गरम गरम सरसों तेल सब्जी में डालेंगी? अरे नहीं रजनी, गरम तेल डालूंगी तो सब्जी खराब हो जाएगी। पहले मुझे तेल को ठंडा करना होगा, उसके बाद मैं तेल को सब्जी में मिलाऊंगी।
पायल तेल को ठंडा करती है और जब तेल ठंडा हो जाता है तब वो सब्जियों में तेल डालकर उसे अच्छे से मिला देती है। फिर 2-3 नींबू का रस निचोड़कर वो सब्जियों को कांच की बरनी में रख देती है। बस 2-3 दिन और फिर उसके बाद हमारा अचार तैयार हो जाएगा। पायल सब्जियों की बरनी को धूप में रख देती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। एक दिन तीनों बहू की झोपड़ी के सामने एक ट्रैवलर बस आकर रुकती है। ये बस यहाँ क्या कर रही है? चलो चलकर पूछते हैं। पायल, काजल, रजनी तीनों ट्रैवलर बस वालों के पास जाती हैं। बस से कुछ लोग नीचे उतरते हैं। कितनी गर्मी है यहाँ पे, मैं तो परेशान हो गया हूँ इस गर्मी में। इस बस को भी अभी खराब होना था। शायद इन लोगों की बस खराब हो गई होगी। दीदी, क्या हम लोग इन लोगों को अपनी झोपड़ी में बैठने के लिए कहें? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी हमारी सास कहती थी कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये सोचकर पायल बस के ट्रैवलर्स के पास जाती है और उनसे कहती है, पता नहीं आपके बस को बनने में और कितना समय लगेगा। हमारी झोपड़ी सामने है, अगर आप लोग चाहे तो हमारी झोपड़ी में आकर आराम कर सकते हैं। नहीं मैडम, रहने दीजिए, हम लोग यहाँ ठीक है। क्या ठीक है? गर्मी से हमारा हाल बेहाल हो गया है और बच्चे भी चिल्ला रहे हैं। बहन जी, मैं आपके साथ चलती हूँ। बस एक फीमेल ट्रैवलर अपने 2 बच्चों को लेकर 3 बहू के झोपड़ी में आती है। रजनी उन्हें घड़े का ठंडा पानी पिलाती है। थैंक यू, आप तीनों ने हमारी मदद की। फीमेल ट्रैवलर ये कहती है कि तभी उनके पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। बहन जी, मुझे लगता है आपको भूख लगी है, आप हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना निकालती हूँ। नहीं बहन जी, रहने दीजिए, वैसे भी आपने हमारी बहुत मदद की है। हमारे देश में अतिथि देवो भव माना जाता है और अतिथि को कभी भूखा नहीं रखा जाता। प्लीज आप थोड़ा सा खाना खा लीजिए। काजल फीमेल ट्रैवलर के लिए रोटी, सब्जी और अपना बनाया अचार देती है। फीमेल ट्रैवलर जैसे ही खाना खाती है वैसे ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वाह बहन जी, आप लोगों का अचार बहुत टेस्टी है। ये किस चीज का अचार है और आपने कहाँ से खरीदा है? बहन जी, ये तो हरी सब्जियों का अचार है, हमने खुद बनाया है। मैंने आज तक ऐसा अचार नहीं खाया है। मैंने आम का अचार, नींबू का अचार, उनके बारे में सुना तो था, लेकिन ऐसा भी अचार होता है? हाँ बहन जी, हरी सब्जियों का अचार आम और नींबू के अचार से भी ज्यादा फायदेमंद होता है। ये शरीर को ठंडा रखता है। क्या आप मुझे ये अचार दे सकती है? मुझे इस गर्मी में अपने बच्चे को और परिवार वालों को आपका टेस्टी अचार खिलाना है। हाँ बहन जी, लीजिए ना, हमने तो 3-4 बरनी अचार बनाया है। काजल फीमेल ट्रैवलर को अचार लाकर दे देती है। फीमेल ट्रैवलर अपने पर्स से 500 रुपए का नोट निकालती है और पायल को देती है। नहीं बहन जी, रहने दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बहन जी, आपने अचार बनाने के लिए मेहनत की है, ऐसे ही मैं अचार नहीं ले सकती हूँ। प्लीज आप ये पैसा रख लीजिए। फीमेल ट्रैवलर के जोर देने पर पायल पैसे ले लेती है। कुछ देर में ट्रैवलिंग बस ठीक हो जाती है और फीमेल ट्रैवलर तीनों बहू को बाय बोलकर चली जाती है। फीमेल ड्राइवर के जाने के बाद तीनों बहू की पड़ोसी प्रिया उनके घर आती है। बहन जी, मैंने सुना वो औरत आपके अचार की तारीफ कर रही थी, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मेरा अचार टिकता नहीं है, क्या आप मेरे लिए 1 किलो अचार बना सकती है? मुझे अपने बेटे को हॉस्टल में भेजना है। अरे क्यों नहीं, आप तो हमारे पड़ोसी हैं, हमने पहले से ही अचार बना कर रखा है। काजल प्रिया से बात कर रही थी कि इतने में रजनी घर के अंदर से अचार लेकर आती है। लीजिए बहन जी, ये रहा आपका 1 किलो का अचार। प्रिया भी रजनी को पैसे देकर अचार की बरनी लेकर अपने घर चली जाती है। प्रिया के जाने के बाद पायल दीदी, ये क्या हो रहा है? आज तो 2 लोगों ने हमसे हमारा अचार खरीदा। क्या पता रजनी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन रजनी देखती है कि उनके अचार खत्म हो गया है। हमने अपने लिए जो अचार बनाया था वो तो हमने दूसरों को दे दिया है, हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। अचार खत्म हो गया है तो क्या हुआ, हम लोग फिर से बना लेंगे। तीनों बहू मिलकर अपने खेत से सब्जी तोड़ती हैं, फिर उसे काट कर मसाला तैयार करके उसे अच्छा से मिलाकर बरनी में भरकर धूप में रख देती हैं। हमारा अचार फिर बन गया, 2-3 दिनों में ये तैयार हो जाएगा। काजल ये बोलकर खुश हो ही रही थी कि तभी कोई उसके दरवाजे को ठोकता है। काजल दरवाजा खोलती है तो देखती है कि प्रिया दरवाजे पर खड़ी है। अरे प्रिया बहन, आप इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? अरे बहन जी, आपके बने हरे सब्जियों के अचार तो मेरी बेटी को बहुत पसंद आया है, और सिर्फ मेरी बेटी को नहीं बल्कि उसकी सहेलियों को भी बहुत अच्छा लगा। हॉस्टल की सभी लड़कियों ने मिलकर आपको 10 किलो अचार का ऑर्डर दिया है। 10 किलो अचार? 10 किलो अचार आप लोग बना तो लोगी ना? हाँ बहन जी, क्यों नहीं। ये रहे आपके 5,000 एडवांस, बाकी 5,000 मैं आपको ऑर्डर करने के बाद दूंगी। इतना कहकर प्रिया अचार के पैसे देकर चली जाती है। तुम दोनों देख ही रही हो, हम लोगों के अचार बिक रहे हैं। आज हमें कितना बड़ा ऑर्डर मिला है। दीदी, मुझे लगता है कि ये ऑर्डर देने के बाद हम लोगों को अचार बेचने का काम शुरू कर देना चाहिए। अभी वैसे भी शहर जाने में 1 महीना और है, कम से कम हम लोग यहाँ कुछ काम ही कर ले। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अगर लोगों को हमारा बनाया अचार पसंद आ रहा है तो हम लोगों को
अचार बनाकर बेचेंगी, लेकिन उससे पहले हमें ये ऑर्डर पूरा करना होगा। अगले दिन तीनों बहू बाजार जाती हैं। बाजार में वो मसाले की दुकान में जाकर अच्छे अच्छे क्वालिटी के मसाले खरीद कर लाती हैं। रास्ते में चलते हुए हरी सब्जियों के अचार बनाकर बेचने में तो बहुत फायदे हैं। सब्जियां तो हमारे खेत में ही मिल जाती है और मसाला खरीदने में भी ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं। इस काम में तो मुनाफा ही मुनाफा है। पहले हम लोग अपने पतियों के पैसे कितने आराम से खर्च कर देते थे, लेकिन अब जब हम खुद पैसे कमा रहे हैं तो हमें पैसों की अहमियत समझ आ रही है। बिल्कुल सही कहा तुमने काजल। घर आने के बाद तीनों बहू खेत में जाकर ढेर सारी सब्जी तोड़ती हैं। सब्जियां बहुत ज्यादा थी तो तीनों उसे धोकर काटती हैं। फिर अचार बनाने के लिए मसाला तैयार करती हैं। वो राई, मेथी, जीरा, सौंफ को भूनकर पीसती हैं। फिर कटे हुए सब्जियों में लगाकर सब्जियों को बरनी में भरती हैं। 10 किलो अचार बनाने में तीनों बहू को पूरा दिन लग जाता है। अगले दिन चलो इन सब 10 बरनी को धूप में रख देते हैं। तीनों बहू मिलकर बरनी को धूप में रखती हैं। 3-4 दिन में अचार तैयार हो जाता है। तब वो प्रिया को अचार दे देती है। प्रिया बाकी के पैसे लेकर अचार लेकर चली जाती है। चलो अब हम लोग अपना अचार बनाकर बेचते हैं। तीनों बहू फिर से अपने खेत से ढेर सारी सब्जी तोड़ती हैं। फिर अचार बनाकर अपने पड़ोसी से ठेला उधार लेकर ठेले में अचार बेचने के लिए बाजार जाती हैं। आओ आओ, इस तेज गर्मी में हरी सब्जियों के अचार को खाओ। भाइयों बहनों, मैं गारंटी दे सकती हूँ ऐसा अचार आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। एक बार चक्कर देखो, पसंद आए तभी लेना। पायल और काजल की आवाज सुनकर लोग उनके पास आते हैं और उनके अचार टेस्ट करते हैं। अरे वाह, तुम तीनों की हरी सब्जियों का अचार तो बहुत ही टेस्टी है। एक काम करो, मुझे 1 किलो अचार दे दो। मेरे पोते को गर्मी में अक्सर लू लग जाती है। मुझे यकीन है ये अचार खाकर उसे अच्छा लगेगा। ये लीजिए चाची आपका अचार। आपने सही कहा, इसे खाकर लू बिल्कुल भी नहीं लगेगी। बूढ़ी चाची अचार खरीद कर चली जाती हैं। तीनों बहू के अचार इतने टेस्टी थे कि लोग अचार टेस्ट करने के बाद खुद को खरीदने से रोक नहीं पाते थे। कुछ देर में तीनों बहुओं का सारा अचार बिक जाता है। अरे वाह, आज तो हमें बहुत फायदा हुआ है। अब हम और अचार बनाकर बेचेंगे। तीनों बहुएं अब पहले से भी ज्यादा अचार बनाकर बेचती हैं। उन 3 बहू के हरी सब्जी का अचार पूरे गांव में मशहूर हो गया था। लोगों ने हरी सब्जी का अचार बनाने वाली बहू के नाम से बुलाने लगे थे। तीनों बहुओं ने अचार बेचकर काफी पैसा कमा लिया था, तो वो बाजार में एक दुकान किराए पर लेकर उसमें अपना अचार बेचने लगती हैं। बहू को गांव आए 3 महीने पूरे हो चुके थे। एक दिन सरस्वती और ललिता दोनों गांव आती हैं। अरे झोपड़ी बंद क्यों है? तीनों बहुएं कहाँ गई? पायल, काजल और रजनी तो बाजार में अपना अचार बेच रही हैं। क्या? हाँ, चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ। प्रिया सरस्वती और ललिता को बाजार में 3 बहुओं के हरी सब्जियों के अचार की दुकान पर ले जाती है। अपनी सास और दादी सास को देखकर तीनों बहू बहुत खुश हो जाती हैं। पोता बहू, ये सब क्या है? ये हमारा हरी सब्जियों के अचार की दुकान है दादी जी। हम तो यहाँ खेती करने आए थे, लेकिन फिर हमारे साथ अलग अलग चीजें हुई। पायल अपनी सास और दादी सास को पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर ललिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सरस्वती मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तुम तीनों पर नाज है। मैंने तो तुम तीनों को यहाँ साथ लाने के लिए भेजा था, लेकिन तुम तीनों ने अपनी समझदारी से इतना अच्छा व्यापार शुरू कर दिया। चलो बेटा, अब तुम तीनों घर चलो। ये दुकान तुम्हारे पड़ोसी प्रिया संभाल लेगी। मैंने उससे बात कर ली है। सरस्वती और ललिता अपनी तीनों बहू को लेकर शहर आ जाती हैं। शहर आने के बाद तुम तीनों ने चैलेंज जीत लिया है। ये रहे तुम्हारे कोठी के पेपर। दादी जी, हम मानते हैं कि शुरू में हम लोग कोठी के लालच में गाँव गए थे, लेकिन अब हमें कोठी नहीं चाहिए। हमने पैसों की और अपनों के साथ की वैल्यू समझ ली है। अब हम लोग एक साथ ही रहेंगे। काजल बिल्कुल सही कह रही है दादी जी। हाँ दादी जी, हमें कोठी नहीं चाहिए। तीनों बहुओं की बात सुनकर सरस्वती उन्हें गले लगा लेती है। तीनों बहुएं सुधर चुकी थी। अब वो अपने परिवार वालों के साथ अच्छे से रहती हैं और जब गांव से सब्जी आती तो वो अपने परिवार वालों के लिए हरी सब्जियों का अचार बनाती। अब मैं समझी क्यों लोग तुम्हारे हरी सब्जियों के अचार के दीवाने हैं। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अपनी सास के मुंह से तारीफ सुनकर तीनों बहू को बहुत अच्छा लगता है और वो तीनों एक दूसरे को गले लगा लेती।